नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की तरफ से आने वाली बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और अगर आप आरपीएफ या आरपीएसएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस बुक में आपको प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर हल सही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी इस बुक के अंदर मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो इसमें एक क्वेश्चन है ये आपको व्याख्या हल सहित मिलेंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। और इसी बुक को अगर आप यहाँ पर कॉम्बो के रूप में लेना चाहते हैं तो कॉम्बो के रूप में भी आपको ये बुक मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये अलग अलग बुक जो है यहाँ पर रेलवे रीजनिंग चैप्टर वाइज की, रेलवे मैथ्स चैप्टर वाइज और रेलवे सामान्य अध्ययन चैप्टर वाइज बुक मिल जाएगी। और ये जो बुक है आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील इन पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आप इन बुक को ले सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो अब हम अपने जो क्वेश्चन पर वापस आ चुके हैं, और इसमें हम सबसे पहले सामान्य जानकारी से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, ये कहाँ पर है? चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद या फिर दिल्ली में? और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन 3 वाला। तो कहाँ पर है ये? हैदराबाद में स्थित है। और इसे कुतुब शाही वंश के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1551 ईस्वी में अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद स्थानांतरित करने के उपलक्ष्य में बनवाया था। नेक्स्ट है, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितने प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? और यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकलवाने आ जाते हैं। 15, 20, 5 या फिर 10? और इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन 1 वाला। तो कितनी राशि है ये? 15%। जैसे आप बैंक में जमा कराने जाते हैं तो बैंक उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेता है। किस लिए रख लेता है? ताकि कोई अचानक से अगर पैसे लेना आ जाता है तो उनको जाओ राशि दी जा सके। नेक्स्ट है, बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। वाणिज्यिक बैंक, निवेश, निगमित या निजी इक्विटी बैंक? तो कौन सा बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो कौन सा है यहाँ पर? निवेश बैंकिंग। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? एक सदनी विधायिका का होना, संविधान की सर्वोच्चता का होना, दोहरी सरकार या लिखित संविधान का होना? तो संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। कौन सी? जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दी गई है, एक सदनी विधायिका का होना। तो द्विसदनी व्यवस्था, जिसे द्विसदनीय भी कहा जाता है, संघीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। और द्विसदनीय विधायिका सरकार की एक प्रणाली का कानून बनाने वाला निकाय है जहां 2 अलग अलग सदन या कक्षों के बीच अधिकार साझा किया जाता है, जो कानून बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो नहीं में यहाँ पर जो इसमें पूछा गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 वाला। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? तो ये संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1964 है, 17वां संशोधन अधिनियम 1992 है, 76वां संशोधन 1994 या फिर 14वां संशोधन 1962 है? तो यहाँ पर कौन सा संशोधन है? और यहाँ पर जो इसमें देखा गया जाए तो हमारा आंसर है ऑप्शन 2 वाला। तो ये 17वां संशोधन अधिनियम 1992 था। तो ये जो संविधान में जो 17वां संशोधन अधिनियम 1992 पांडिचेरी और दिल्ली की विधायिका के सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान करता है। और इस संबंध में इसने संविधान के अनुच्छेद 92 और 239 AA में संशोधन किया।
और इस प्रकार 1992 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों ने पहली बार भाग लिया। नेक्स्ट है मुरलेन राष्ट्रपति उद्यान, इनमें से किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर असम में? मुरलेन राष्ट्रपति उद्यान तो कहाँ पर है? और ये मिजोरम में है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। और यह चिन हिल्स के नज़दीक स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में जंगल इतना घना है कि धूप वाले दिन सूर्य की किरण का लगभग 1% जो है ही जंगल में प्रवेश कर पाता है। नेक्स्ट है परम आदेश रीट क्या होती है? समझौता होना, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना, व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना या फिर सुनवाई की समाप्ति की मांग करना। तो परम आदेश रीट क्या होता है? और यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन 2 में आया है, किसी सरकारी न्याय से उसके कर्तव्यों का पालन करना। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी? 1931 के कराची अधिवेशन में, 1929 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में या 1927 के मद्रास अधिवेशन में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की है? जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो ये था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस लाहौर अधिवेशन में प्रमुख पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दी गई है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल यहाँ पर प्रोडक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बारदोली सत्याग्रह का, दांडी मार्च, काकोरी षड्यंत्र या चटगांव शस्त्रागार छापा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है तो कौन सा था? बारदोली सत्याग्रह। तो गुजरात का जो बारदोली सत्याग्रह सविनय अवज्ञा और विद्रोह का एक प्रमुख काम था जो 1928 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के द्वारा भूमि कर की दरों में असंवेदनशील वृद्धि के खिलाफ हुआ था। और जनवरी फिर 1928 में बारदोली में किसानों ने वल्लभ भाई पटेल को विरोध आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें उन सभी ने करों को भुगतान न करने का संकल्प लिया। और बारदोली की महिलाओं ने ही पहली बार उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट आ जाता है भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो भारत के बॉम्बे में 1854, 51, 52 या 53 में। और यह हुई थी 1854 में। तो बॉम्बे शिपिंग एंड वीविंग कंपनी 7 जुलाई 1854 को बॉम्बे में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल थी। इसकी जो स्थापना है ये कुवासची नानाभाई डावर और उनके सहयोगियों ने की थी। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किस द्वार के पास की पर्वतमाला को काटती है? तो ये रावी है, सतलुज, ब्यास या चेनाब कौन सी नदी है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है तो कौन सी है? यहाँ पर ये चेनाब है। चेनाब का उद्गम 2 नदियाँ चंद्रा और बागा के संगम से होता है। जोशियम लाहौल में बड़ा लक्ष्य दर्रे के दोनों ओर से निकलती है। उत्तर पश्चिम दिशा में पीर पंजाल रेंज के समानांतर चलती है और किस द्वार के पास रेंज से कटती है? यह पंजाब के मैदानी इलाकों में अखनूर के पास प्रवेश करती है और बाद में झेलम से जुड़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है चंपारण आंदोलन, इनमें से किसके विरोध में किया गया था? जमींदारों के द्वारा अतिरिक्त कर लगाए जाने के विरोध में, रोल्ट एक्ट 1919 के विरोध में, ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अत्याचार के विरोध में या फिर नील के जबरन खेती के विरोध में? तो चंपारण आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? और यह था नील के जबरन खेती के विरोध में। तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना गया है। यह एक किसान विद्रोह था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और भुगतान के साथ नील उगाने के लिए किसान विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सेशेल्स, डायमेंटिना गर्त, जावा या अंटार्कटिका गर्त?
तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया है तो कौन सा है यहाँ पर, ये जावा गर्त है। तो जावा ट्रेंच के सुंडा द्वीप में हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, और जावा ट्रेंच जावा अर्थात इंडोनेशिया द्वीप का दक्षिणी तट है, और जिसकी जो गहराई है 7,450 मीटर। कितनी गहराई है, 7,450 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में इनका उपयोग डेटा के किसी भी सेट का आलेखी निरूपण करने के लिए किया जाता है, रोज, टेबल, चार्ट्स या कॉलम्स का, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3। तो कौन सा है, ये चार्ट्स है। तो एमएस एक्सेल में बड़ी मात्रा में डेटा और डेटा के विभिन्न श्रृंखलाओं के बीच संबंध को समझने में आसान बनाने के लिए चार्ट का उपयोग ग्राफिकल प्रारूप में संख्यात्मक डेटा की श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, और चार्ट हमारे दर्शकों को संख्याओं के पीछे का अर्थ देखने की अनुमति देती है तथा वे तुलना और प्रवृत्ति दिखाना बहुत आसान बनाते हैं। तो एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग डेटा के किसी सेट का आलेखी निरूपण करने के लिए किया जाता है, तो ये चार्ट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन रहेगा निम्न में कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है, तरंग वेग, आयाम, आवृत्ति या फिर दोलन। तो ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है, उसका जो आयाम होता है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है, कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव तथा गैस से होकर संचरित होता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग, और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट होता है, और यहाँ पर जो सेंसर है ऑप्शन है 1 वाला। तो कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य होता है इससे कम। तो इनपुट से हमेशा ये क्या होगा, कम होता है, इनपुट से हमेशा कम होगा। घर्षण बल का जो मान है स्तंभ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन स्तंभ के बीच क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद है 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी? तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 386 इतनी है। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन 2 वाला, तो ये होगी 772 जी। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? नारंगी, बैंगनी, हरे या फिर लाल की। तो श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होगी, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, तो ये होगी लाल रंग की। इसके बाद है एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ 0 डिग्री कोण पर आनत है, जैसे कि दिए गए आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, तो अधस्थल तक पिंड के पहुंचने में लगा समय कितना होगा? तो ऊंचाई, कर्ण, आधार। तो यहाँ पर इसमें जो रहेगा हमारा ऑप्शन है 3। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो 3 जो है यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद है यदि Fn का बल लगाकर 25 kg द्रव्यमान के पक्ष में 15 m तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 J हो तो F का मान ज्ञात कीजिए। तो F का जो यहाँ पर मान होगा जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, कितना होगा यहाँ पर? ये 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनमो, जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाया जाता है, यह वास्तव में आयनस के स्रोत के रूप में कार्य करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, ऊर्जा का परिवर्तन है, इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है। तो डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाया जाता है, तो ये जो यहाँ पर माना गया है ऊर्जा का परिवर्तन है। तो डायनमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का ही दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनरेटर या जनरेटर से होता है जो निर्दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, और डायनमो में घूर्णन करते हुए तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार निर्दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में किसका प्रयोग में लाया जाता है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें या फिर दृश्य प्रकाश को।
तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है, और जो ऑप्शन 2 में है तो ये होती है XK में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे यहाँ पर, निम्न में कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपरोक्त की जाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, योगात्मक या विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपरोक्त की जाती है, और जो ऑप्शन 3 में दी गई है तो ये होती है योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद है मसालों और खाद्य परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या ये सभी। तो मसालों और खाद्य परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग किसके बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है, मतलब इन सभी के। अब जैसे यहाँ पर ये इनके नाम भी आ जाते हैं कई बार, जैसे साधारण नमक है, साधारण नमक जिसका नाम रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl। और जैसे यहाँ पर ये ब्लीचिंग पाउडर आया है तो इसका कौन सा है, CaOCl2। और बेकिंग सोडा का तो इसका है NaHCO3। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का है तो इसका भी यहाँ पर NaOH है। तो ये जो है यहाँ पर इनके रासायनिक नाम है। इसके बाद है दंत फलक अर्थात दंत एनामेल किससे बने होते हैं? तो आपने दांत देखे होंगे, दांत जिसके हिस्से के ऊपर ये लगे होते हैं तो उसको पोटेशियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, फिर सल्फेट या सोडियम फास्फेट, तो ये किससे बने होते हैं? और ये बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट से, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल होते हैं 5, 3, 4 या फिर 6, और कितने होंगे इसमें? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है 1 में, तो कितने होंगे यहाँ पर 5 जो है यहाँ पर इसमें होते हैं। इसके बाद है हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? फ्लू, सिरदर्द, रक्तचाप या सांस की दुर्गंध। तो हेलिटोसिस जो इसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? फ्लू, सिरदर्द, रक्तचाप या सांस की दुर्गंध के नाम से। और यहाँ पर जो हमारा सेंसर है ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो सांस की दुर्गंध के नाम से इसको जाना जाता है। तो मुंह से आपने देखा भी होगा कुछ व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो उनके मुंह से कुछ दुर्गंध आती है, तो इसको कहा गया है हेलिटोसिस। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? गैम्बूरिया, मलहम तेल या DDT का। तो जैविक नियंत्रण के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, गैम्बूसिया। गैम्बूसिया जो है एक प्रकार की मछली की प्रजाति होती है, और ट्राइकोम एक अत्यंत सूक्ष्म कीट है जो अनेक प्रकार के शत्रु कीटों पर आक्रमण करता है। तो गैम्बूसिया जो है यहाँ पर आ जाता है कई बार, तो एक मछली की प्रजाति है। नेक्स्ट है मानव त्वचा बनी होती है सल्किया सल्काब एपिथेलियम से, पेरेन्काइमा से, एपिडर्मल कोशिकाओं से या संयोजी ऊतकों से। तो मानव त्वचा किससे बनी होती है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, सल्की या सल्काब एपिथेलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद हमारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा कि उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिसका दूसरा शब्द पहले से है। मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे पत्तियां जो है, पत्तियों में क्लोरोफिल जो है कार्बन होता है, तो इसी प्रकार से रक्त में क्या होता है? तो रक्त में क्या होता है जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। इसके बाद है निश्चित कोड भाषा में हम जो ये शब्द दिया गया इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसी कोड भाषा में जो पिकनिक दिया गया इसको हम कैसे लिखेंगे? तो पहले जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तो ये यहाँ पर किस प्रकार से लिखा गया है, CXLFQH। तो यहाँ पर पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए।
टी से सी के बीच में देखें तो 9 जो वर्ड है इनका अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। इसी प्रकार से आर से एक्स में 6, आई से एल में 3, सी से एफ में भी 3, के से क्यू के बीच में 6 और वाई से एच में 9 अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। तो सेम कोड फिर हमने इसमें भी लगाना है। तो जब इसमें हम इसको लगाएंगे तो ऑप्शन 4 वाला जो हमारा यहाँ पर बनेगा। इसके बाद है नीचे 5 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 4 अक्षर किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। तो असंगत अक्षर का चयन कीजिए। तो असंगत आपने यहाँ पर बताना है। असंगत की बात करें तो ऑप्शन आएगा 4 वाला। तो इसमें आर जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि ए मतलब 1 की पावर 1 और डी मतलब 2 की पावर 4 और आई मतलब 3 तिया 9 और पी मतलब 4 चौके 16। तो आर जो है यहाँ पर ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट है निमेश मेघना का इकलौता भाई है। मतलब निमेश जो है मेघना का इकलौता भाई है। सुरभि निमेश की बेटी है। मेघना और नेहा बहनें हैं। मणिकर्ण का बेटा है जो कि मेघना का पति है। तो मणि का सुरभि से क्या संबंध है? तो इनका यहाँ पर संबंध देखिए तो ये फुफेरा भाई है। तो सुरभि पुत्री है निमेश की, मणि पुत्र है कर्ण और मेघना का, मेघना बहन है निमेश की। तो इसका मतलब है कि मणि जो यहाँ पर फुफेरा भाई है सुरभि का। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंध रखता है। तो पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें सी से डी जो है, सी डी में एक वर्ड आ जाता है, एक ही अल्फाबेट है। और इसी प्रकार से जी से अगर हम जे के बीच में देखें तो यहाँ पर जो है इसमें 3 आ जाते हैं। आर से डब्ल्यू में देखें तो यहाँ पर 5 आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर टी से ए में 7 आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है 1 3 5 1 3 5 7 ये कुछ क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो यही सेम क्रम जो है यहाँ पर हमने चलाना है। तो फिर जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये इसका बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से है। पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो 1 3 2 और 5 0 प्लस में 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 2 5 और 1 6 होते हैं, 5 और 1 6 होता है। तो यहाँ पर भी सेम अगर हम कोड यही चलाए तो 2 और 3 5 और 6 11 4 15। तो 15 होना चाहिए। अब इनमें भी आप देख सकते हैं 15 कौन से का बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 वाला है 7 3 10 और 5 15। तो यही जो यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद है किसी विशिष्ट कोड भाषा में कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। तो इस कोड भाषा में लाइट को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो द लाइट हाउस दिया गया है और इसको हम ये कह सकते हैं हाउस इज बिग को हम ये कह सकते हैं। तो आपने इसमें कॉमन देखना है पहले द लाइट हाउस में, और हाउस यहाँ पर भी है, हाउस इसमें भी है। अब पहले वाले में देखिए ZUCHIPIN है और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर MOTIM और ZU मतलब ये इसमें कॉमन है। हाउस का कोड जाए ZU हो जाएगा। और इसी प्रकार से नेक्स्ट में भी देख लेते हैं द बिग गार्डन। अब बिग गार्डन इसमें कोई सा नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं द इसमें दिया गया है, इसमें है और इसमें है, इसमें। अब यहाँ पर देखें तो ZUCHIPN है और दा वाले में अगर हम देखें RITPIN है। तो मतलब दा का कोड यहाँ पर PIN हो जाता है। तो इसके बाद फिर एक बच गया हमारा। अब लाइट यहाँ पर बच गया, क्यों दा हो गया हाउस हो गया। अब लाइट का जो कोड है इसमें कौन सा है? तो ये आप देख सकते हैं लाइट का CHI बच गया। तो यही जो हमारा कोड हो जाएगा।
इसके बाद है निम्न अंकित आकृति श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आनी चाहिए। तो कौन सी जो यहाँ पर इसमें आनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ कोड जो इसमें चला हुआ है, तो वही जो आपने यहाँ पर बताना है। तो इनका यहाँ पर अगर हम क्रम देखें तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर इसका हमारा बन के आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। आपको कथन में दी गई जानकारी को सही मानकर चलना है, भले ही वह मान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप में अनुसरण करेगा। तो कथन निष्कर्ष वाला जो है यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसमें दिया गया है कि कुछ जो पतंग है, कुछ जो पतंग है, कुछ पतंग क्या है, जहाज है, जहाज। तो मतलब कुछ है, कुछ हिस्सा है जहाज। सभी जहाज जेपलिन है, सभी जहाज क्या है, जेपलिन है। अब यहाँ पर देखें निष्कर्ष में, तो कुछ पतंग जेपलिन है, कुछ पतंग जेपलिन है, क्योंकि जब जहाज में है तो इसका भी स्वन होना चाहिए। कुछ पतंग जेपलिन है, सभी जहाज जेपलिन है, सभी जहाज जेपलिन है। यहाँ पर है कुछ पतंग जेपलिन है, कुछ सभी जेपलिन जहाज है। क्या सभी जेपलिन जहाज है, तो सभी नहीं है। तो इस आधार पर देखें तो कौन से वाला इसका निष्कर्ष यहाँ पर बनेगा। और जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, केवल निष्कर्ष 1 ही यहाँ पर इसका अनुसरण करेगा, क्योंकि यहाँ पर है कि सभी जेपलिन जहाज हैं। अब सभी जेपलिन जहाज नहीं है, कुछ हैं। सभी जहाज जेपलिन है, सभी जहाज तो जेपलिन हैं, लेकिन जेपलिन जहाज नहीं है, कुछ हैं। तो इसी कारण से ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका केवल 1 ही जो अनुसरण करेगा। इसके बाद है 8 व्यक्ति एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो एक वृत्त और सेंटर की तरफ इनका बीच में मुंह है। 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से बैठे हुए सभी का जो है सेंटर में मुंह है। अरुण रीता के सामने बैठा है, राकेश और अरुण के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अंकिता और उसकी दाईं ओर तथा उर्वशी के सामने बैठी है, अनुरिता और उर्वशी के बीच में बैठी है। अंकिता रोहन और राकेश के बीच में है, रोहन के बाईं ओर अमन बैठा है, अरुष और उर्वशी के बीच कौन बैठा है। तो यहाँ पर अब आपने इसमें वो देखना है कैंडिडेट जिसका स्थान फिक्स होता है कुछ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अरुष रीता के सामने है। अब अरुष जो है, अरुष ये रीता के सामने है, जो हमें पक्का पता है। अरुष रीता के सामने है, अरुष रीता के सामने है। अब अरुष तो हमें पता लग चुका है। राकेश और अरुष के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब राकेश और अरुष इसके बीच में 2 व्यक्ति हो सकते हैं। अब दाएं बाएं इसमें कोई नहीं दिया गया है। अंकिता और उसके दाईं और उर्वशी के सामने है। अब इसका स्थान हमें पक्का पता है, क्योंकि हमने जिसका स्थान फिक्स हो पहले वही देखना है। अंकिता जो है अरुष के दाईं, अब जब सेंटर में मुंह होगा तो उसका राइट हैंड ये वाला बनेगा, तो ये राइट हैंड बनेगा दाईं से। तो अब यहाँ पर क्या है, अंकिता और उसके दाईं और उर्वशी के सामने बैठी है। अब यहाँ पर भी चाहे ये स्थान नहीं बताया है, बिल्कुल जड़ में है या थोड़ी सी आगे बैठी हुई है, तो यहाँ पर हम बिठा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी अंकिता। और राकेश और अरुष के बीच 2 व्यक्ति हैं। अंकिता अरुष के दाईं ओर तथा उर्वशी के सामने बैठी है। तो कहने का मतलब है जब यहाँ पर है तो इसके सामने यहाँ पर उर्वशी होगी। अनु रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है। अनु जो है रीता और उर्वशी के, तो ये भी हमें स्थान पक्का पता लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर रीता ये 20 का स्थान यहाँ पर जो है आ जाएगी अनु।
तो ये स्थान हो जाएगा अनु का। तो अनु का स्थान फिक्स है, इनके बीच में है। अंकिता रोहन और राकेश के बीच में है। अंकिता जो है, अब यहाँ पर अंकिता जो है रोहन और राकेश के बीच में है। अब रोहन और राकेश के बीच में है। अब रोहन और राकेश के बीच में कैसे हो गया? तो यहाँ पर रोहन आएगा, यहाँ पर राकेश आएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि राकेश और अरुष के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। अब राकेश और अरुष के बीच दो व्यक्ति हैं, अंकिता अरुष के दाईं ओर उर्वशी के सामने है, और ये भी स्थान फिक्स हो गया हमारा। तो अंकिता रोहन और राकेश के बीच में है, और रोहन के बाईं ओर अमन है। तो पहले हमें यही देखना होगा। तो अगर हम यहाँ पर जो है रोहन को बिठा लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा रोहन। तो राकेश और अरुष के बीच दो व्यक्ति हैं, अंकिता और उसके दाईं ओर उर्वशी के सामने है, अनुरिता और उसके बीच में है। अंकिता जो है रोहन और राकेश, तो यहाँ पर आ जाएगा राकेश। तो अंकिता रोहन और राकेश के बीच में है। और अब जो एक स्थान यहाँ पर बच गया वो भी देख लेते हैं हम, क्योंकि राकेश और अरुष के बीच दो व्यक्ति हैं। तो राकेश और अरुष के बीच में रोहन और अमित हैं। अंकिता और उसके दाईं ओर और उर्वशी के सामने है। अनुरिता और उर्वशी के बीच में है। अंकिता रोहन और राकेश के बीच में है। अरुष और उर्वशी के बीच कौन है? तो यहाँ पर जो एक स्थान ये यहाँ पर हो जाएगा अमन। तो अब आपने यहाँ पर इसमें बताना है कि अरुष और उर्वशी के बीच कौन बैठा है। अरुष और उर्वशी, तो ये अरुष है और ये उर्वशी है, इनके बीच में कौन है? तो इनके बीच में कौन है? तो ये अमन है। तो यहाँ पर क्या था? रोहन के बाईं ओर अमन बैठा है। तो ये रोहन और इसका बायां कौन सा बनेगा? यही साइड बनेगी, क्योंकि यहाँ पर तो स्थान पहले फिक्स था, तो यहाँ पर अमन। इसके बाद हमारे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। इसमें जो काल है वो आपने बताना है कौन सा काल यहाँ पर आया है। अपूर्ण वर्तमान, सामान्य पूर्ण या सामान्य वर्तमान। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, तो यहाँ पर जो है सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है। इसके बाद है दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी है। स्मरण का विलोम उल्टा बताना है, तो कौन सा बनेगा? स्मरण का स्मरण याद करने कह देते हैं, तो भूल जाने को हम विस्मरण कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण है? तो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, जो ऑप्शन 1 में है। तो कौन सा है यहाँ पर? प्रवासी। तो यहाँ पर प्रवासी गुणबोधक विशेषण है। इसके बाद है दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर स्थान को पूर्ण कीजिए। परिभृत का पर्याय है, तो परिभृत का जो पर्याय कौन सा है? जो ऑप्शन 4 में है। तो परिभृत जो है यहाँ पर बगुले का पर्याय है। सांप को उरंग, फणी, बिस्तर और नाक कह देते हैं। कोयल को हम पिक, कोयल, बसंत रूत कह देते हैं। तो ये जो इसका बगुला रहेगा। इसके बाद है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? दधि, सिगार, उष्ट या चक्षु। तो तत्सम नहीं है कौन सा? जो ऑप्शन 3 में दिया है, श्रृंगार, क्योंकि इसका जो तत्सम है ये श्रृंगार होता है। कौन सा होता है? श्रृंगार। दधि जो है यहाँ पर दधि का जो तद्भव होगा ये दही होता है, उष्ट का ऊंट होता है, और चक्षु का आंख होता है। तो ये नहीं है। 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। यहाँ पर अलंकार बताइए। तो अलंकार की बात करें तो इसमें श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। जहाँ पर एक ही शब्द हो लेकिन उसके अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है। तो प्रत्यक्ष अर्थात जो हमारी आंखों के सामने हो, तो उसे हम कह देते हैं साक्षात। नेक्स्ट आ जाता है परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। तो मुहावरा है गुस्से से भर जाना, शर्मिंदा होना, कुछ समझ में ना या अनदेखा करना।
तो परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर मेरी अकल चकराने लगी, मतलब कुछ समझ में न आना। नेक्स्ट है ते वजन को ओटने लगे कपास। ये कहावत है। और किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर अन्य कार्य में लग जाना, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, हरिभक्त का मार्ग कठिन है या ईश्वर भक्ति का छोड़कर व्यापार में लग जाना। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास प्रसिद्ध उक्ति है और इसका संबंध है कि जिस काम के लिए आए थे उस काम को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। क्या आए थे तो कुछ और करने और लग गए कुछ और करने। इसके बाद है इनमें से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो मतलब एक सही है इनमें, और वो कौन सा है जो ऑप्शन 2 में दिया है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।